to all the viewers. Today we are going with the next part of demand, that is लॉ ऑफ डिमांड. आज हमको लॉ ऑफ डिमांड वाला टॉपिक देखना है. तो लॉ ऑफ डिमांड हम देखेंगे. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था. कोई भी अगर हमको लॉ एक्सप्लेन करना है तो हमको 4-5 चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कंपल्सरी. दैट इज़ डेफिनेशन, एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस. तो आज हम इसी लॉ ऑफ डिमांड को ही पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या क्या इसमें होता है. सबसे पहली बात हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशन क्या है. तो डेफिनेशन इसकी सिंपल है. लॉ ऑफ डिमांड बस इतना कहता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट when price of the commodity increases, then demand for that commodity decreases and vice versa. यानी ये कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है जिसमें कि बोला गया कि जब भी किसी बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखने के बाद बाकी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं सेटरिस पैरिबस भी बोलते हैं. सेटरिस पैरिबस ये ग्रीक वर्ड है, कई जगह यूज़ किया जाता है. इसको इसी को बोलते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाता है. तो जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज़ करेगी देन द डिमांड, यानी जब प्राइस इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड क्या होगा उस कमोडिटी का, डिक्रीज़ करेगा. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज़ करेगा, और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, जब प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो डिमांड विल इंक्रीज़. तो ये आपका इसका फोकस हो जाएगा, ये इसका मेन इफेक्ट हो जाएगा. अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट. अब देखते हैं कि इसके क्या एजम्पशंस वगैरह रखे गए हैं वो देख लेते हैं. तो डेफिनेशन के बाद दूसरा जो हमारा है टॉपिक, डेफिनेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजम्पशंस का. एजम्पशंस मतलब तर्क होते हैं. अब इसमें क्या क्या एजम्पशंस रखे गए हैं वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहला जैसे हमने बोल दिया कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. सबसे पहले हम प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर लेंगे. यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आरजी लिख देता हूँ मैं, आरजी शुड बी कांस्टेंट, यानी रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट होगा. फिर इनकम जो होगी, इनकम ऑफ कंज्यूमर जो होगा वो भी सेम होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए या वो भी सेम हो, उसमें भी कोई चेंज ना हो. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज ना हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन्स सेम. उसके बाद फिर आपका पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज ना हो. तो ऐसे करके कई सारे हो जाएंगे. डज नॉट चेंज, कई सारे ऐसे हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम एक्सेट्रा लिख देते हैं. आप कई सारे उसमें जितने फैक्टर्स हैं सबको कांस्टेंट कर देंगे तो इसका एजम्पशन अपने आप बन जाता है. एजम्पशन के अलग से याद करने की जरूरत नहीं, बस फैक्टर्स का नाम याद रहेंगे तो अपने आप एजम्पशंस क्रिएट हो जाएगा. अब हम देख लेते हैं इसका शेड्यूल, कि शेड्यूल हमारा क्या बोलता है. तो शेड्यूल हमारा सिंपल है. शेड्यूल में हमको देखना है कि ये प्राइस और उसको लेके चलना है. ये हमारा प्राइस रुपीज़ में हो गया और ये हमारा क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में. अब प्राइस जब बढ़ती है तो क्या होगा, प्राइस जब 1 रुपये थी तो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10 पीसेस का. जैसे प्राइस बढ़ेगा हम क्वांटिटी डिमांड कम करेंगे. तो ये हमारा क्वांटिटी डिमांड हर बेसिस पे कम होता है. यानी जब भी प्राइस बढ़ती है, कोई भी नॉर्मल शेड्यूल इसके लिए बनाया जा सकता है. इसका कोई वो बहुत बड़ा इस रूल नहीं कि नहीं यही शेड्यूल आप कॉपी करिए, कोई भी जनरल शेड्यूल आप बना सकते हैं. अब इसी शेड्यूल के बेसिस पे अगर डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम इसी शेड्यूल के बेसिस पे बन जाएगा आपका, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा. ये हो गया एक्स वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस. यहाँ नीचे हम लेते हैं हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में, और यहाँ पे लेंगे प्राइस रुपीज़ में. हमारा शेड्यूल के हिसाब से अगर बनाएंगे तो हमारा डिमांड कर्व कुछ यूँ बनेगा. इसको डी करके नाम दे देंगे. ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, जिसको बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ये, क्योंकि यहाँ पे दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है. ये कौन सा रिलेशनशिप है, तो ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो ये हो गया. अब इसके बेसिस पे फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है. तो एक्सप्लेनेशन आप अपने से लिख लीजिएगा. यानी तीसरा जो हमारा रहेगा, पाँचवा, 1 2 3 4 5, पाँचवा जो हमारा रहेगा वो होगा आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट. तो एक्सप्लेनेशन में यही लिखना पड़ेगा, वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी वॉज ₹1, देन द कंज्यूमर वॉज डिमांडिंग 10 यूनिट्स. जब प्राइस ऑफ कमोडिटी 2 हुई तो 8. फिर जब जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज फ्रॉम ₹1 to ₹5, देन द कंज्यूमर
डिमांड स्टार्ट्स डिमांडिंग लेस फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 2 यूनिट्स। ये आप उसको एक्सप्लेनेशन में लिखा जा सकता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे आगे के लिए, तो एक्सप्लेनेशन हमारा जो रहेगा टॉपिक, वो एक्सप्लेनेशन आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमको देखना है वो है हमारा एक्सेप्शंस। तो कुछ हमारे एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। अब एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद। ये हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेप्शंस मतलब अपवाद होता है। अपवाद क्या क्या रखे गए हैं, क्या होते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपवाद होता है वो होता है आपका लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, यानी जीवन बचाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि लॉ ऑफ डिमांड हमेशा बोलता है कि जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, ये तो हमने पढ़ ही लिया। लेकिन लाइफ सेविंग मेडिसिन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आपका डिमांड, इसका जब भी प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड पे इसके खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको भाई ज़रूरत है, जो बीमार है, वो लोग दवाई करेंगे ही करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा, अगर इसका प्राइस, अगर अल्टरनेट में अगर प्राइस इसका बहुत कम कर दिया जाए तो डिमांड बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो बीमार रहेगा वही उसको यूज़ करेगा, हर कोई तो करेगा नहीं। इसी में दूसरा आपका आ जाता है फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अब फ्यूचर चेंज इन प्राइस जो हम पहले पढ़े थे, और इसमें जो है थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाएगा कि पहले वाला जो था हमारा, उसमें था कि हमने पढ़ा था सपोज़ आज ट्यूसडे है, देन कल वेडनेसडे हो जाएगा, देन थर्सडे हो जाएगा। तो तीनों में क्या अंतर हो जाएगा कि अगर ट्यूसडे को हमारा पेट्रोल का प्राइस हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया। अब इसमें देख लेते हैं कि सपोज़ कल जो है वेडनेसडे को जो है प्राइस बढ़ने वाली है और आज की प्राइस कांस्टेंट, तो आज की डिमांड क्या होती थी? आज की डिमांड हमारी बढ़ जाती थी और वेडनेसडे की डिमांड हमारी कम हो जाती थी। लेकिन अगर थर्सडे को भी प्राइस फिर से बढ़ने वाला है तो क्या होगा कि थर्सडे का डिमांड कम हो जाएगा और जो वेडनेसडे का ये कम होता था, ये कम ना होके ये बढ़ेगा। तो हमारा रिलेशन क्या होगा? प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ा। तो अल्टीमेट लॉ ऑफ डिमांड यहाँ भी काम नहीं किया, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा, नहीं, ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये आज का बुधवार वाला जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर हम देख लेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है, द नेक्स्ट थर्ड हमारा हो जाएगा उसमें नेसेसरी आइटम्स या नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है कि बहुत जो ज़रूरत के सामान होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये 5 चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बताई है कि नेसेसरी गुड्स की कैटेगरी में आता है। इन केस में क्या हो जाएगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो भी डिमांड पे हमारा खास इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं, डिमांड हमारा कांस्टेंट ही रहता है। और या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो 4 रोटी का पेट है तो हम उसमें 8 रोटी एडजस्ट कर लेंगे। तो जितना रहेगा नेसेसरी गुड्स, मतलब ज़रूरत के हिसाब से उसको आजमाया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जाता है, तो वह एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट हो जाएगा लग्जरियस गुड्स। तो लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है? ये वो होते हैं जो कीमती चीज़ें होती हैं, मतलब जो महंगी होती हैं। तो लग्जरियस गुड्स के केस में क्या होता है? ये जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जैसे एसी हो गया और ये हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई, तो उसके केस में क्या होगा? उसमें अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है तो लोग डिमांड को भी बढ़ाते हैं, बिकॉज इसमें इनका प्रेस्टीज छुपा होता है। प्रेस्टीज मतलब होता है कि हमारा मतलब ये था ना भौकाल टाइप का, कि नहीं भाई हमको दिखाना है, मार्केट सबको दिखाना है कि नहीं हम क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो अगर महंगा हो रहा है तो हम उसको और ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि बाकी लोग की परचेजिंग पावर तो कम हो चुकी होगी, बाकी लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन जिसके पास पैसा होगा उसको अपने पैसे का दिखाना होगा, तो वो ऐसे केसेस में प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ाता है। तो यहाँ भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट इसी तरीके से हो गया कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अब कंज्यूमर इग्नोरेंस में क्या होता है? अगर कंज्यूमर जो है इग्नोर कर रहा हो प्राइस को, तो अगर प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, लेकिन कंज्यूमर अगर प्राइस को इग्नोर कर रहा हो तो उसके डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि उसको प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम अगर किसी के साथ गए तो हम इग्नोर करते हैं प्राइस को, बोलते हैं जो लेना है ले लो, भले से हम बाद में आके घर में रोएं, लेकिन उस समय बोल देते हैं कि नहीं चलो एडजस्ट कर लो, जो लेना है ले लो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है 6 नंबर पे हम देख सकते हैं डिफेंस गुड्स। अब ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे। अब डिफेंस गुड्स जो है इसको दिया था सर रॉबर्ट गिफेंस ने। सर रॉबर्ट गिफेंस ने इस गुड्स को दिया था, और इस गुड्स में क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं।
अब इस गुड्स को क्यों गिफन गुड्स कहा गया, क्योंकि ये जनरली लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो लो क्वालिटी गुड्स है। और कई सारी कहानियाँ हैं इसके बेसिस पे। कई कई लोग बोलते हैं कि कुछ कहानी ये है कि मतलब इसको पुराने मतलब एक बार लड़ाई वगैरह हो रही थी तो उसमें इसको आप एक वो करके देखा गया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि उस दरमियान अगर हम जो हमारे लो क्वालिटी गुड्स हैं अगर उनके प्राइस को हम बढ़ाते हैं तो उसके डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा था इकोनॉमी में, तो उस केस में लो क्वालिटी गुड्स का प्राइस बढ़ाने के बावजूद उसके डिमांड में बढ़ोतरी आई, यानी उसका डिमांड फिर भी बढ़ा। तो इस वजह से इन्होंने ऐसे टाइप के गुड्स को अपना नाम दे दिया, गिफन गुड्स होंगे, कि अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशंस आई इकोनॉमी में तो उस केस में आदमी क्या करता है, आदमी ये नहीं देखता है कि क्या करना है कैसे करना है, आदमी उसको कंजम्पशन पैटर्न अपना बरकरार रखता है और उसको कंजप्शन करता ही रहता है। तो ये आपका गिफन गुड्स को कहलाते हैं। इसको दिया था सर रॉबर्ट गिफन्स ने। लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जनरली ये, और इनके प्राइस बढ़ने की वजह से भी इनका डिमांड भी बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ये पूछा जाता है कि गिफन गुड्स में प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है क्या होता है, तो पूछा जाता है। कई बार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें और उसमें आ जाती हैं कि डिफरेंस पूछा जाता है कि गिफन गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। तो गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि दोनों तो होते हैं लो क्वालिटी ही, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस है। अब दोनों हैं लो क्वालिटी, ये भी लो क्वालिटी गुड्स है और ये भी लो क्वालिटी गुड्स है, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी क्योंकि गिफन इन्फीरियर गुड्स को इनकम के बेसिस पे ही डिस्क्राइब किया गया था, बांटा गया था, और इसको ऐसे, जैसे कि हम देखेंगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्राइस इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, यहाँ इनकम बढ़ता है तो सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, तो इनकम बढ़ेगा हमारा तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ होगी। ठीक, ये हमारा इसका इफेक्ट हो जाता है। यानी यहाँ इनकम इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट देखते हैं। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड जो होगी कम होगी और इनकम घटेगा तो डिमांड उसकी बढ़ती है। तो यहाँ प्राइस को वो किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा इसी पर रहेगा। जनरली डिमांड और एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड हमने देख लिया पूरी तरीके से। बाकी जो चीज़ें रहेंगी, बाकी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे टाइप्स ऑफ डिमांड बचा हुआ है। अब पहले तो हम लॉ ऑफ डिमांड के ही कॉजेज़ को देखेंगे, फिर जो है चेंजेस को देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, फिर डिमांड फंक्शन क्या है, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, फिर उसके बाद चेंज इन डिमांड में शिफ्ट और मूवमेंट। तो ये जो भी सारी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें बची हुई हैं, इसके अलावा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ये हमारा आज का जो रहा सेशन में कि लॉ ऑफ डिमांड, और पूरी तरीके से हमने उसका एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन सारा कुछ देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।